एक और क्वेश्चन देखते हैं। देयर इज अ metallic ring fixed and a magnet is moving along the axis of ring. Analyze acceleration of magnet AM versus G. अब हमारे पास एक केस है, एक मैग्नेट हमें दे रखी है, क्वाइल दे रखी है, मेटालिक है, फिक्स है, इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। अब ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस दे रखी है। यहां पे हमारे पास क्या है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब ये पास आ रही है, तो इसका नॉर्थ पोल पास आ रहा है, तो हमें बताना है कि इसका एक्सेलरेशन जी से कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो हम इसको पहले ये समझते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेट है वो कुछ ऐसी है और ये क्वाइल ऐसी है और ये मैग्नेट है। अब इसकी अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड लाइन इसकी कुछ ऐसे होगी। तो मैग्नेट अगर क्वाइल के पास आ रही है तो फील्ड लाइन ज्यादा गुजरेंगी क्वाइल से, इसका मतलब क्वाइल से फ्लक्स बढ़ेगा। और ये क्वाइल क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका मतलब इससे फ्लक्स गुजर रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो ये फ्लक्स के बढ़ने का अपोज करेगा। तो हम देखेंगे कि नीचे की तरफ फील्ड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, ताकि इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड हो इंड्यूस करंट की, वो किधर हो, ओरिजिनल फील्ड के अपोजिट हो, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड बढ़ रही है मैग्नेट के पास आने की वजह से। अब हम अगर देखेंगे, ये हमारी क्वाइल है, इसको ऊपर से देखेंगे तो हम देखेंगे इसके अंदर फील्ड लाइन से फ्लक्स बढ़ रहा है अंदर की तरफ। इसका मतलब यह होगा कि इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आ जाएगी जो अपोज करेगी फ्लक्स के बढ़ने का, तो अपनी फील्ड किधर प्रोड्यूस कर देगी, ऊपर की तरफ। अब इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि अगर हम देखें ऊपर से तो हमें करंट कैसी नजर आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये जो क्वाइल है इसमें करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज दिखी, तो ये फेस कैसा दिखेगा, हमें ये नॉर्थ दिखेगा। अब ये जो मैग्नेट आ रही है, ये इसका नॉर्थ, इसका साउथ, ये तो हमारा फिक्स थी, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और इस मैग्नेट का जो mg होगा वो नीचे लगेगा। तो अब इस पे जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, F माइनस ये हो जाएगा mg, इस पे हो जाएगा mg नीचे, F ऊपर, बराबर ma। तो हम बोल सकते हैं कि A जो होगा G से कम हो जाएगा। तो मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो G से कम होगा इस केस में। दूसरा केस अगर लें, ये ले लिया हमने, ये फिक्स हो गई।
अब हमने देखा साउथ पोल पास आ रहा है, साउथ पोल पास आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो फील्ड लाइंस क्या होती हैं, साउथ में एंटर करती हैं, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, तो इसका मतलब जब ये मैग्नेट पास आएगी तो इससे ज्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी क्वाइल से, लेकिन अब फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। इसका मतलब बोलेंगे कि फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अब ये क्वाइल है, तो हमें दिख रहा है कि फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ निकल रही हैं और उनका फ्लक्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर एक करंट आएगी जो इसके बढ़ने का अपोज करेगी, तो ये अपनी फील्ड करंट ऐसी डायरेक्शन में होगी इंड्यूस करंट ताकि वो ओरिजिनल फील्ड का अपोज करे, तो इसका मतलब इसको रखना होगा क्लॉकवाइज में, तो क्लॉकवाइज में करंट आ जाएगी, तो ये जो करंट होगी वो इंड्यूस करंट हो गई, ठीक है ना। अब क्या है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ओरिजिनल फील्ड की जो डायरेक्शन है ये भी ओरिजिनल है, अब करंट हमें कैसे दिख रही है, ऊपर से क्लॉकवाइज दिख रही है, तो क्लॉकवाइज दिख रही है तो क्या होगा, करंट के अलॉन्ग अपनी फिंगर को रखेंगे तो हमारा थंब नीचे की तरफ आएगा, तो इंड्यूस फील्ड जो होगी वो इधर, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि मेरे पास ये क्वाइल है, तो ये साउथ आ रहा है, ठीक है, अब इसमें इस टाइप से करंट है क्लॉकवाइज, तो ये साउथ बन जाएगा, तो साउथ साउथ क्या करेंगे, रेपल करेंगे, रेपल करेंगे, इसका मतलब इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो अगेन क्या हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ये क्वाइल है, मैग्नेट कुछ ऐसे है, ये नॉर्थ ये साउथ, फिक्स क्वाइल, अभी ऐसे करते, ठीक है। अब मैग्नेट की एक्सिस और इस क्वाइल की एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेट की क्वाइल की एक्सिस तो ये है और मैग्नेट की एक्सिस ये है और ये नीचे गिर रही है, तो अब इसमें केस में क्या करेंगे, ये मेरे पास क्वाइल है, अगर ये मेरे पास क्वाइल है और मेरे पास मैग्नेट ये है, तो एक फील्ड लाइंस हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कब बनाती हैं, तो एक फील्ड लाइन हम देख लेते हैं, फिर एक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होगी, ये एंटर करेगी और फिर बाहर निकल जाएगी, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाइल है तो यहां पर एंटर करी करंट और फिर इसके बाद में यहां से करंट निकल गई, जिसका मतलब जितनी फील्ड लाइंस इस क्वाइल से एंटर करेंगी उतनी ही बाहर निकल के आ जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इससे जो फ्लक्स होगा जीरो होगा, फ्लक्स कांस्टेंट है हमेशा जीरो है, तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है माइनस डी फाइव बाय डी टी, जीरो है हमेशा, चेंज ही नहीं हो रहा, जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस ईएमएफ जीरो है तो 100% इंड्यूस करंट भी जीरो होगी। अब इस केस में कोई करंट ही नहीं होगा तो कोई अपोज ही नहीं होगा, नो करंट नो अपोज, इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा जी, तो ये फ्री फॉल करेगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी होगा,
अब एक फोर्थ केस देख लेते हैं। ये मेरे पास एक कॉइल है, एक्चुअली ये ओपन है, ओपन सर्किट है, फिक्स कर दिया हमने। अब यहां से क्या है, फ्लक्स तो बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, तो हम बोलेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ माइनस डी फाइव बाय डी टी से निकाल सकते हैं, जो भी है इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ वैल्यू होगी। लेकिन ये सर्किट क्या ओपन है, तो सर्किट ओपन है तो क्या होगा, सिंस ओपन सर्किट, सर्किट ओपन है तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा, आई इंड्यूस जीरो होगा तो इसमें कोई करंट ही नहीं आएगी, तो करंट ही नहीं आएगी तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव भी नहीं करेगी कॉइल। इसका मतलब ये क्या होगा, जी के बराबर, तो यहां भी ये फ्री फॉल हो जाएगा इस मैग्नेट का। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। हमारे पास एक सर्किट है, एक बैटरी हमने ले ली, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस यहां लगा दिया आर, ये इसकी वजह से एक करंट आ रही है आई, ये करंट आई, एक हमने लूप ले लिया यहाँ पे 1, एक कंडक्टिंग लूप ले लिया यहाँ पे 2, और एक ऐसे लूप ले लिया प्लेन ऑफ लूप 3 परपेंडिकुलर टू plane of board। लूप 2 एंड 3, जो लूप 2 और 3 है वो बोर्ड के प्लेन में है, आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड। रेजिस्टेंस कम कर रहा है, कम हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एक सर्किट दे रखा है, इसमें करंट कुछ इस टाइप से आ जाएगी। करंट की अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हो जाएगा E डिवाइडेड बाई आर। हम जानते हैं कि अगर हम डायरेक्शन करें मैग्नेटिक फील्ड की निकालें तो अपने थंब को क्या रखेंगे, करंट के अलोंग, तो इधर फिंगर्स करेंगे तो यहां पे फील्ड अंदर और यहां पे बाहर हो जाएगी, ऐसे बाहर की। यहां पे करंट के अलोंग थंब को रखेंगे तो ये अंदर, इस साइड में बाहर हो जाएगी, तो ये इधर ऐसे होगा, यहाँ ऐसे होगा, यहाँ करंट ऐसे जा रही है तो ये अंदर ऐसे हो जाएगा, ये बाहर, ये अंदर ऐसे होगा, ये बाहर, ये इस टाइप से जा रहा है तो यहाँ पे अंदर इस टाइप से होगा और ये बाहर। अब एक लूप हमारा ये है लूप 1, एक लूप हमारा ये है लूप 2, और एक लूप हमारा ये है। पहले लूप 1 की बात कर लेते हैं। अब है क्या, आर की वैल्यू कम हो रही है तो करंट बढ़ेगा। तो लूप 1 की बात करते हैं। लूप 1, करंट बढ़ रही है तो फील्ड बढ़ रही है अंदर की तरफ,
इसका मतलब अंदर की जो फील्ड है वो बढ़ रही है, तो अंदर की तरफ फील्ड बढ़ेगी तो ये जो कंडक्टिंग लूप है ये अपने अंदर एक करंट इंड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इस एंटी क्लॉकवाइज की वजह से इसकी जो फील्ड होगी बाहर की तरफ होगी, क्योंकि जो ओरिजिनल फील्ड है वो अंदर की तरफ है, वो बढ़ रही है, उसका अपोज करना है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होनी चाहिए। ये इसका मतलब पहले लूप में तो हो गया अंदर की तरफ। दूसरा लूप लेते हैं, दूसरा लूप बाहर है तो बाहर फील्ड क्या है, यहां पे डॉट है, तो इसमें क्या है, फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, यहां भी क्या है, फील्ड बढ़ रही है, किधर, बाहर की तरफ, तो प्लेन से बाहर की तरफ फील्ड बढ़ रही है, तो ये क्या करेगा, अपने एक अंदर एक करंट इंड्यूस कराएगा क्लॉकवाइज, क्योंकि फ्लक्स बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो क्लॉकवाइज इंड्यूस करा के अगर मैं अपनी फिंगर्स को क्लॉकवाइज करूंगा, थंब मेरा अंदर बताएगा, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल फील्ड बाहर की तरफ है, उसका अपोज करना है, तो इंड्यूस करंट की फील्ड अंदर होनी चाहिए, तो इंड्यूस करंट को कैसा होना चाहिए पड़ेगा, क्लॉकवाइज। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस इंपॉर्टेंट है बहुत। यहां पे जो हमारे पास एक वायर है, ये वाला, ठीक है ना, ये वायर आ रहा है और ये है इस टाइप से, ठीक है ना। अब इसको समझते हैं कि मेरे पास ये मेरी कॉइल है, ठीक है, और ये वायर है, तो अगर ये वायर है तो इसकी जो फील्ड लाइन होंगी, करंट ऐसे जा रही है तो इस टाइप से सर्कल बनाएंगे, इस टाइप सर्कल बनाएंगे, तो जो भी सर्कल बनेंगे वो इसके प्लेन में आएंगे, इस कॉइल के प्लेन में आएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इस वायर की वजह से जो भी करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगी वो कुछ इस टाइप से होंगे, सर्कल होंगे, ठीक है, एक कॉइल है। तो यहां पे क्या है, सिंस मैग्नेटिक फील्ड is in the plane of coil, तो हम बोल सकते हैं कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूं इस कॉइल के सरफेस पे, तो इसका जो B डॉट डी ए है अगर मैं निकालूं तो ये 0 होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और डी ए जो एरिया वेक्टर है उनके बीच में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा, तो बी डी ए कॉस 90 0 हो जाएगा, तो फ्लक्स 0 होगा, इंड्यूस ईएमएफ 0 होगा और फिर इंड्यूस करंट भी 0 होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। एक ये हमारे पास एक्सपेंडिंग कंडक्टिंग लूप है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और लूप बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट हमें निकालना है। अब देखिएगा कि हमारे पास ये जो लूप है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और बाहर हर तरफ है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये लूप एक्सपेंड कर रहा है। मान लो पहले ये था, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, तो फील्ड कांस्टेंट है लेकिन एरिया बढ़ रहा है। तो हम अगर फ्लक्स की बात करेंगे,
फ्लक्स कितना हो जाएगा B इंटू ए। तो एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट क्या होगी, विल अपोज फ्लक्स के इंक्रीज होने का अपोज करेगा। इसका मतलब अंदर की तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये अपने इस कॉइल के अंदर करंट आएगी ताकि वो अंदर के फ्लक्स का अपोज करे। तो इसका मतलब खुद की मैग्नेटिक फील्ड वो किधर प्रोड्यूस करेगा, बाहर की तरफ करेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट रखें तो बाहर की तरफ फील्ड आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये आई इंड्यूस हो जाएगा। अब तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब क्या है, कंडक्टिंग एक्सपेंडिंग लूप है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में केवल, ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। अब एक एक्सपेंडिंग लूप है, अब देखते हैं, लेकिन फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में है। तो सपोज ये हमारे पास लूप है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर लूप एक्सपेंड होगा तो फिर ऐसे हो जाएगा लूप, ये एक्सपेंड होगा तो ये बड़ा हो जाएगा लूप। लेकिन फ्लक्स तो केवल इतने रीजन में आ रहा है, इसका मतलब फ्लक्स तो इतने रीजन में, फ्लक्स तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि अगर एक्सपेंड करेगा लूप तो यहां पे तो फील्ड है ही नहीं, यहां पे तो फील्ड है ही नहीं, तो यहां पे फील्ड नहीं, फील्ड केवल इतने रीजन में है। तो फील्ड जितने रीजन में उसी की वजह से फ्लक्स होगा। तो अगर मैं इतना ले लूं तब भी उतना फ्लक्स है, अगर लूप और बड़ा लूं तब भी उतना ही फ्लक्स होगा। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स यहां पे क्या होगा, बी इंटू ए कांस्टेंट हो जाएगा। तो फ्लक्स कांस्टेंट, इंड्यूस ईएमएफ जीरो, इसका मतलब इंड्यूस करंट जीरो। अब देखते हैं एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, फील्ड अंदर की तरफ, डी बाई डी टी निगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। देखते हैं हमारे पास क्या हुआ, फिर अगेन हमारे पास क्या है, देखिए फील्ड हमें अंदर की तरफ दे रखी है और बाहर भी फील्ड है, और फील्ड डीवी बाई डी नेगेटिव दे रखा है। इसका मतलब डीवी बाई डी नेगेटिव है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नेगेटिव, तो फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है अंदर की तरफ, तो फील्ड घट रही है, तो फ्लक्स जो है बी इंटू ए कम होगा, फ्लक्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। फ्लक्स है किधर, अंदर की तरफ, कम हो रहा है, तो इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट क्या करेगी, इस चेंज का अपोज करेगी। तो अगर फ्लक्स घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी,
क्योंकि क्लॉकवाइज करने से इंड्यूस करंट की फील्ड भी ओरिजिनल फील्ड को सपोर्ट करेगी, तो जो फील्ड कम हो रही है उसका वो सपोर्ट करेगी। मतलब हमेशा इंड्यूस करंट चेंज का अपोज करती है। अब एक केस और ले लेते हैं। ये हमारे पास कंडक्टिंग लूप, एक ये करंट हो गई, ये करंट हो गई। अब क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखते हैं यहां पे जो हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, यहां से ये है करंट, तो ये करंट है, करंट बाहर की तरफ है, तो इस करंट की जो फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, सर्कुलर होंगी। तो अगर हम फील्ड लाइंस को प्लॉट करें तो ये ऐसे, कुछ फील्ड लाइन ऐसे होंगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी। तो आई बढ़ने से फील्ड तो बढ़ेगी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन सिंस मैग्नेटिक field lines are in the plane of loop, जो कंडक्टिंग लूप है उसी के प्लेन में। इसका मतलब कोई भी फील्ड लाइन जो इस क्वाइल ने एरिया बाउंड किया है उससे तो कोई क्रॉस कर नहीं रही। इसका मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा, तो इंड्यूस करंट भी जीरो हो जाएगी। अब एक केस और ले लेते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है। अब ये क्या है, कॉइल है, तो कॉइल ओमेगा से रोटेट हो रही है, तो कॉइल ओमेगा से रोटेट हो रही है और इसकी जो रोटेशन की एक्सेस है उसी के अलोंग हमने करंट रख दिया, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब देखते हैं कि भाई ये करंट है, तो इसकी जो फील्ड लाइन होंगी ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्वाइल ऐसे रोटेट कर रही है। तो क्वाइल रोटेट करे तो किसी भी पोजीशन में अगर होगी, किसी भी पोजीशन में अगर क्वाइल होगी, तो हम जानते हैं कि जो करंट कैरिंग वायर है इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होती हैं, वो तो सर्कुलर होती हैं। तो वो फील्ड लाइन सर्कुलर होती हैं, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं तो टॉप से देखने पे क्या होगा, टॉप से देखने में मुझे वायर तो ऐसा दिखेगा, यहां बना लेते हैं। टॉप से देखने में मुझे वायर, ये वायर दिखेगा, ठीक है, और ये मुझे किसी इंस्टेंट पे क्वाइल दिखेगी t बराबर 0 पे।
किसी दूसरे इंस्टेंट पे अगर मान लो एक कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है ओमेगा से, किसी दूसरे इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं कि ये इसका कॉइल कुछ ऐसे हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, और करंट क्या है, ऐसे जा रही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि करंट बाहर की तरफ है, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी ऐसे होंगी, फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर फील्ड ऊपर गई तो यहां पे नीचे आ जाएगी, यहां पे ऊपर गई तो यहां नीचे आ जाएगी। तो कोई भी फील्ड लाइन उस कॉइल को दो बार इंटरसेक्ट करेगा, तो कोई भी फील्ड लाइन कॉइल को दो बार इंटरसेक्ट करेगा, इसका मतलब फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, 0, इंड्यूस ईएमएफ 0 और इंड्यूस करंट भी हो जाएगा 0। अब करते हैं, एक हमारे पास लूप है कुछ इस टाइप से, ये गैप बहुत कम है, ये वाला एरिया A1, ये वाला एरिया A2, फील्ड अंदर बाहर सब तरफ है, पूरे रीजन में है, पूरे रीजन में फील्ड दे रखी है, और हमें dB बाई dt सी दे रखा है पॉजिटिव। फाइंड नंबर 1 इंड्यूस ईएमएफ और डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनके बीच में बहुत कम गैप है, ये गैप बहुत कम है, वेरी लेस गैप, वेरी लेस गैप, गैप बहुत कम है। अब देखो कहानी क्या होगी, फील्ड किधर है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ भी है। अब देखते हैं, एक एरो एज्यूम करते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मैंने एज्यूम करी, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी, तो इसका मतलब इसके अलोंग मैं अपने राइट हैंड की फिंगर्स को रखूंगा, तो थंब मुझे एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन बताएगा जो कि बाहर की तरफ आ रही है। तो इसका अगर मैं फ्लक्स लिखूं तो कैसे लिखेंगे, इसको हम एक तरह से दो लूप मान सकते हैं। तो अगर ये इस तरह हम गए तो इसके लिए एरो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, इस तरीके से। तो अगर मैं लूप इसको 1 बोलता हूं, ये वाला लूप 2 हो गया, तो पहले वाले लूप से क्या हो जाएगा, B.A1, ये फ्लक्स हो जाएगा। तो फील्ड अंदर की तरफ है और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, तो यहां पे B.A1 cos 180, तो phi1 लिखूंगा मैं माइनस B.A1। अब इसकी बात कर लेते हैं, तो इसके लिए भी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, हो जाएगा B.A2 cos 180, कितना हो जाएगा, माइनस B.A2। अब क्या होगा, जो टोटल फ्लक्स होगा phi1 प्लस phi2, तो phi1 कितना हो जाएगा, माइनस B.A1 माइनस B.A2। अब ये हो जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की अगर हम बात करें, माइनस d5 बाई dt, हो जाएगा माइनस dy बाई dt
माइनस BA1 माइनस BA2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू dB/dt, और ये हो जाएगा C, तो हो जाएगा C इंटू A1 प्लस A2, और ये वैल्यू क्या आ गई? पॉजिटिव। तो इंड्यूस ईएमएफ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम करी थी उसी डायरेक्शन में आ गया। कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब इंड्यूस करंट की भी डायरेक्शन क्या होगी? इंड्यूस करंट भी कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। जो इंड्यूस ईएमएफ की होगी वो इंड्यूस करंट की हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कुछ इस टाइप से है। बिग लूप का एरिया है A1, स्मॉल लूप का एरिया है A2, dB/dt C पॉजिटिव है, इसको हमें करना है। अब देखते हैं कुछ इस टाइप से लूप है। अब हमने क्या करना है? पॉजिटिव डायरेक्शन, ये मैंने एज्यूम कर ली। तो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन इस पे ऐसे एज्यूम करूंगा तो ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, फिर क्योंकि इसको फॉलो करते हुए हम ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे घूम के, तो अब मेरे पास हो गए एक लूप ये वाला हो गया, बड़ा वाला लूप हो गया ऐसे, और एक ये लूप छोटा वाला हो गया। अब मैं बड़े वाले लूप के लिए phi1 लिखूंगा। तो अपने बड़ा वाला लूप कौन सा होगा? देखो ये वाला, ऐसे में गया और ये ऐसे, ये आ गया बड़ा वाला लूप, ठीक है ना। छोटे वाले लूप की अगर बात करें तो छोटा वाला लूप कौन सा हो जाएगा? हम यहां से चले, ये हो गया आपका छोटा वाला लूप, ठीक है ना भाई। तो अब अपनी फिंगर्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में रखेंगे तो थंब हमें पॉजिटिव डायरेक्शन एरिया वेक्टर बताएगा। तो ये हो जाएगा B.A1, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, फील्ड अंदर की तरफ है, ये हो जाएगा माइनस BA। सिमिलरली अगर मैं छोटी लूप की बात करूं तो यहां पे हो जाएगा B.A2। तो इस एरो के अलाउंग अगर मैं अपने राइट हैंड के फिंगर्स को रखूंगा तो एरिया वेक्टर इस छोटू लूप के लिए भी क्या बाहर की तरफ आ रहा है। थंब मुझे बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, फील्ड अंदर की तरफ है, तो इसके लिए भी फ्लक्स हो जाएगा माइनस BA2। और अगर हम नेट फ्लक्स लिखें तो नेट फ्लक्स आपका होगा phi1 प्लस में phi2, और हो जाएगा माइनस BA1 माइनस BA2। इंड्यूस ईएमएफ d∅dt, और ये हो जाएगा माइनस d∅dt माइनस BA1 माइनस BA2, और ये हो जाएगा A1 प्लस A2 इंटू, ये हो जाएगा C। इसका मतलब A1 प्लस A2 इंटू C, जो कि आ जाएगा पॉजिटिव। इसका मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना? A1 प्लस A2 इंटू C पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन को हमने क्या माना? एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट भी
उसी डायरेक्शन में होती है जो इंड्यूस ईएमएफ होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का लूप है हमारा, ये लूप 1 हो गया, ये 2 है, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, फील्ड हमारी अंदर की तरफ है, ठीक है ना, और सी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट हमें निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास कुछ इस टाइप से है, ये आ गया। अब इसमें हम फील्ड की डायरेक्शन देखें तो फील्ड अंदर की तरफ है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन को हम एज्यूम कर लेते हैं, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई। अब हम इसको दो लूप की बात कर लेते हैं, दो में डिवाइड कर लेते हैं, तो एरो ऐसे ऐसे आएगा तो इसको ऐसे फॉलो करेगा, ये ऐसे आते हुए इस टाइप से चला जाएगा। तो ये लूप 1 ले लेते हैं, इस लूप 2 ले लेते हैं। अब मैं लूप 1 की बात करता हूं, लूप 1 के लिए मैं फ्लक्स निकालूंगा, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन मैंने एज्यूम करी है, एरो माना है, तो अपने फिंगर को इसके अलोंग रखूंगा ऐसे। तो जब ये इस लूप की बात की जाए तो ऐसे घूम के आएंगे हम, ठीक है ना। तो थंब मेरे इसके अलोंग रखूंगा, पॉजिटिव डायरेक्शन के अलोंग फिंगर्स को, तो थंब बाहर की तरफ बता रहा है, इसका मतलब एरिया वेक्टर बाहर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव माना जाएगा, B.A1, और ये हो जाएगा -BA1, ठीक है ना। अब बात करते हैं इस छोटे वाले लूप की, छोटे वाले लूप के जो एरो है आ रहा है उसके अलोंग फिंगर्स रखेंगे, तो थंब अंदर की तरफ बता रहा है, तो थंब अंदर की तरफ बता रहा है, तो इसके लिए एरिया वेक्टर अंदर होगा। छोटे लूप के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन एरिया वेक्टर की अंदर की तरफ मानी जाएगी, तो ये हो जाएगा B.A2 और हो जाएगा BA2 प्लस में आ जाएगा। अब टोटल फ्लक्स की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, phi1 प्लस में phi2, तो -BA1 प्लस BA2, इंड्यूस ईएमएफ माइनस d∅dt, माइनस d∅dt माइनस d∅dt माइनस B इंटू A1 प्लस V इंटू A2। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2 इंटू dB/dt, ये C हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 इंटू C हो जाएगा। A1 की वैल्यू बड़ी है A2 से, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ आपका आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव को हमने क्या माना, एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इंड्यूस करंट भी एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब इसमें याद ये रखनी है, बिगर लूप will decide the direction of induced current। तो आपको क्या देखना है, इंड्यूस करंट देखनी है। जब ये ट्विस्टेड लूप है तो जो बड़ा वाला लूप है उससे चेक कर लो,
बड़े वाले लूप के अंदर फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंड्यूस करंट किस तरह की आएगी, बढ़ते फ्लक्स का अपोज करेगी, तो करंट कैसी होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। अब इस करंट को एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसमें तो ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रही है, तो इसके लिए छोटे लूप के लिए क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इंड्यूस करंट हमेशा इस तरह वाले केसेस में कौन डिसाइड करेगा, बड़ा वाला लूप डिसाइड करेगा कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंड्यूस करंट निकालेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक हमारे पास कंडक्टिंग लूप है, इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, इसका एरिया जो है लूप का 2 मीटर स्क्वायर है, और जो फील्ड है वो अंदर की तरफ दे रखी है। तो इस पूरे सब जगह अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, ये चेंज हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद टाइम कितना दे रखा है, -10 टेस्ला पर सेकेंड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी डिक्रीज कर रही है। हमें इंड्यूस करंट निकालनी है, फाइन इंड्यूस करंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना है। तो देखते हैं, हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर भी है और बाहर भी है, एक डायरेक्शन एज्यूम करनी है, एज्यूम पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, हमने डायरेक्शन एज्यूम कर ली। जब अपने हम फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को इस एरो के अलोंग कर्ल करेंगे तो थंब हमें बताएगा एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ, और फील्ड है अंदर की तरफ। तो फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, फ्लक्स लिखेंगे B डॉट ए, फ्लक्स B डॉट ए आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर की पॉजिटिव डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसका मतलब BA cos 180, ये आ जाएगा cos 180 -1, ये आपका हो जाएगा फ्लक्स। अब इंड्यूस ईएमएफ की हम बात करें तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है -d∅dt, लेंजेस लो। अब फ्लक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, -d/dt -b × a। अब यहां से क्या होगा, एरिया बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा dB/, पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी अगर वैल्यू निकालें तो इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी, एरिया हमें दे रखा है कितना, 2 मीटर स्क्वायर, और dB/dt कितना दे रखा है, -10 टेस्ला पर सेकेंड। ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दो, एरिया हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, तो हो जाएगा -10 टेस्ला पर सेकेंड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जाएगी -20, सारी यूनिट SI है, तो ये आ जाएगा -20 वोल्ट। ठीक है। अब नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब क्या है, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को क्या माना, पॉजिटिव, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, लेकिन ये हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो जो हमने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन हमारा इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। तो हम ये कह सकते हैं, जो एज्यूम डायरेक्शन मानी, अगर पॉजिटिव आता तो वही डायरेक्शन रहती जो हमने माना था, लेकिन नेगेटिव आई है तो डायरेक्शन जो एज्यूम के अपोजिट हो जाएगी। अब हम बात कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, इसमें एक
एक ईएमएफ हम बैटरी एज्यूम कर सकते हैं जो करंट कैसे भेजेगी, क्लॉकवाइज। तो ये जो इंड्यूस ईएमएफ आया इसकी पोलैरिटी कैसे है, ये क्लॉकवाइज करंट भेजेगी। और ये जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड कितना है इंड्यूस ईएमएफ का, वो 20 वोल्ट है। तो करंट कैसे आएगी, आई इंड्यूस, इस टाइप से करंट आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें रेजिस्टेंस भी दे रखा है, तो अगर मुझे दे रखा है आर जो है 5 ओम है, तो हम जानते हैं इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है 20 डिवाइडेड बाय 5 आएगा 4 एम्पीयर, ये चीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास कंडक्टिंग लूप है और इसका रेजिस्टेंस 5 ओम है, एरिया जो है 2 मीटर स्क्वायर है। इसमें एक पहले से बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट की। फील्ड चेंज हो रही है dB/dt -10 टेस्ला पर सेकंड दे रखा है। इसमें इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा वो बताना और नेट करंट लूप में। तो देखते हैं, ये हमारे पास कंडक्टिंग कॉइल दे रखी है, अंदर की तरफ फील्ड है, लूप के अंदर भी है बाहर भी है, और डायरेक्शन क्या इनवर्ड है, और ये 30 वोल्ट की बैटरी दे, सॉरी फील्ड है आउटवर्ड, फील्ड बाहर की तरफ है। अब dB/dt हमें दे रखा है -10 टेस्ला पर सेकंड। इसका मतलब फील्ड जो है घट रही है, फील्ड घट रही है। फील्ड घटने से क्या होगा, हम बोलेंगे कि जो फ्लक्स है B इंटू ए, मैग्नीट्यूड फ्लक्स का B इंटू ए, फील्ड बाहर की तरफ है तो ओरिजिनल फ्लक्स बाहर की तरफ, तो ओरिजिनल फ्लक्स बाहर की तरफ है और फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड घटने से फ्लक्स का मैग्नीट्यूड घट रहा है। फ्लक्स किधर है, बाहर की तरफ, तो फ्लक्स बाहर की तरफ है तो फ्लक्स घट रहा है। इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट इस तरीके का होना चाहिए will oppose डिक्रीज ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स के घटने का अपोज होगा, तो फ्लक्स बाहर की तरफ घट रहा है तो ये खुद क्या है, एक करंट प्रोड्यूस करेगा। सही है ना। इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा जो करंट किधर भेजना चाहेगा, इस तरीके से करंट भेजेगा ताकि वो फ्लक्स को बढ़ाए। इसका मतलब बाहर की फील्ड है तो इसका मतलब फील्ड, इंड्यूस करंट की फील्ड किधर होनी चाहिए, बाहर की तरफ होनी चाहिए। तो बाहर की तरफ होनी चाहिए, इसका मतलब पोलैरिटी इस टाइप से होगी। तो इंड्यूस ईएमएफ की पोलैरिटी इस टाइप से होगी, तभी तो वो करंट कैसे भेजेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी, इंड्यूस ईएमएफ के कारण जो करंट फ्लो करेगी उसकी वजह से फील्ड जो होगी वो बाहर की तरफ आएगी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बाहर की तरफ फील्ड कम हो रही है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, d∅dt। अब ये है फ्लक्स कितना है, B इंटू ए, इंटू dB/dt। अब यहां पे क्या होगा, ए की वैल्यू है 2, dB/dt 10,
20 वोल्ट। तो इसका मतलब इंड्यूस ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 20 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आ गई 20 वोल्ट की आ गई। तो ये इसकी पोलैरिटी कैसे होगी, तो ये इंड्यूस करंट को एंटी क्लॉकवाइज भेजना चाहेगा। अब हम एक काम करते हैं, इसमें एक रेजिस्टेंस भी है, हम रेजिस्टेंस मान लिया आर कितना है 5 ओम। अब इसकी पोलैरिटी ऐसे ही ऐसे करंट भेजना चाहेगा, इसकी पोलैरिटी इधर है जो ओरिजिनल बैटरी है। इसका मतलब दोनों की पोलैरिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो करंट उधर फ्लो करेगी जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा। तो 30 वोल्ट का ईएमएफ ज्यादा है, इसका 20 है, तो नेट करंट किधर हो जाएगी, तो नेट करंट ऐसी होगी आई नेट। तो आई नेट कितना होगा, चाहे तो केबीएल लगा सकते हैं, आई नेट हो जाएगा 30 नेट ईएमएफ, 30 माइनस 20 नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हो गया 5 और ये हो जाएगा 30 माइनस 20 10 2 एम्पियर क्लॉकवाइज। ये क्या है नेट करंट।